जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में अपनी पॉलिटी की क्लास लेकर के। जैसा कि आप लोगों को सबको पता, जो मेरे को देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें सब ये पता है कि हमारा कौन सा सेशन चल रहा है। देखिए, फिर भी जो हमारे जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जो हमारा ये जो सेशन चल रहा है ये एक रिवीजन टाइप में है। जो हमने टॉपिक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और संविधान से संबंधित जो बातें कि कैसे बनी संविधान सभा, कितने सदस्य थे, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे, किस किस वर्ग को कितना कितना सीटें दी गई थी, वो सारी की सारी बातें हम अपनी जो पीछे जो टॉपिक थे, जिसमें कंसेप्चुअल जो हमारी सीरीज़ थी, उसमें हमने वो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट से जितने जो क्वेश्चन निकल करके आते हैं, जो पहले एग्जाम में आए हैं और जो आने की जिनकी पूरी संभावना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बीच में मैं लेके आया हूँ। अपनी 2 क्लासें पहले मैं दे चुका हूँ, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेंगे। और जो हमारा ये रिवीजन है, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। जो पहली बार देख रहे हैं, अगर वो अच्छे से समझना चाहते हैं तो जो मेरी पहली जो क्लासें हैं उनको एक बार जरूर देखें, तो आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, जो हमारे जो रिवीजन की जो ये क्लास है, ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासें रिवीजन की दे चुका हूं मैं। चलिए फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखेंगे सामने आप लोगों के एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4। प्रारूप समिति में डीपी खेतान के स्थान पर किसको चुना गया था? देखिए, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, प्रारूप समिति में डीपी खेतान के स्थान पर किसको चुना गया था? इसका जो ऑप्शन है, गोपाल स्वामी अयंगर है, कृष्णा स्वामी अपने अय्यर है, कृष्णा स्वामी अय्यर है, उसके बाद के.एम. मुंशी हैं और टी.टी. कृष्णामाचारी हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं लगा रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट आंसर है। इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो आपका ये है कि कृष्णामाचारी, टी.टी. कृष्णामाचारी को क्या किया गया था, हम डीपी खेतान की जगह पर इनको इस प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। अब यहीं से दोस्तों हमारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो आपका कोई भी लेवल हो, चाहे आपका सीजी लेवल हो, चाहे एमटीएस लेवल हो, चाहे आप पॉलिटी की अगर ये क्लास है तो चाहे नेट लेवल हो। देखिए दोस्तों, यहां से मैं बात करूं आप लोगों के सामने कि प्रारूप समिति, सबसे पहले मैं इस वर्ड पे जाऊंगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, प्रारूप समिति भाई ये है क्या, प्रारूप समिति है क्या? देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूं आप लोगों को, जो प्रारूप समिति है इसका गठन किया गया। पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको, इसका गठन किया गया। गठन, इस प्रारूप समिति का जो गठन था वो कब किया गया था? ये किया गया था मित्रों 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन जाता कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ये 1947, 29 अगस्त 1947 को ही किया गया था। अब आती है बात क्यों। इससे पहले कि मैं क्यों पे बात करूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये प्रारूप समिति है क्या। चलिए दोस्तों, देखिए प्रारूप मीन्स क्या होता है। प्रारूप, इसके 2-3 नाम और है। अगर मैं बात करूं, इसके नामों की बात करूं, तो जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा जो नाम इसका वो क्या है? पांडुलेखन, पांडुलेखन समिति। देखिए दोस्तों, इस पांडुलेखन समिति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स में आया हुआ है, आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं। प्रारूप जो समिति है, प्रारूप जो समिति, इसका दूसरा नाम क्या? पांडुलेखन समिति। और इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। 3-4 क्वेश्चन आपके हो गए। प्रारूप समिति है क्या? तो प्रारूप समिति क्या करेगी? तैयार करेगी। क्या तैयार करेगी दोस्तों? खाका तैयार करेगी। पहली बात क्लियर ये हो चुकी है आप लोगों के सामने कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। दूसरी बात मैंने ये कही आप लोगों को, दूसरा जो क्वेश्चन वो ये है कि इसके नाम क्या क्या थे। तो प्रारूप समिति का जो नाम था, दूसरा नाम है इसका पांडुलेखन समिति के नाम से जाना गया। तीसरी जो बात है, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, प्रारूप समिति करेगी क्या। अगली जो बात आती है, क्वेश्चन आता है प्रारूप समिति का कार्य क्या था। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ही आंसर है। प्रारूप समिति क्या करेगी? खाका तैयार करेगी या ड्राफ्ट तैयार करेगी। किसका ड्राफ्ट तैयार करेगी भाई? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करेगी। किसका करेगी? संविधान का। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय संविधान? संविधान क्या है? वो नियम और रूल जो हमारे बनाए हुए हैं और जो हमारे लिए काम करेंगे, दैट्स वो जहां पर लिखे जाएंगे, दैट्स मीन्स क्या है? वो बुक, वो क्या है? संविधान है। वो क्या है? लीगल बुक है। वो चाहिए क्यों? नियम और रूल किस लिए भाई? नियम और जो रूल है वो किस लिए? वो एक व्यवस्था को चलाने के लिए। अब समस्या आएगी, सर व्यवस्था क्या? व्हाट इज व्यवस्था? ये सारी की सारी बातें अगर आप लोगों ने समझ ली तो मेरी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट के अंदर जो पहली क्लास है
जहां से हमने शुरू किया था उस पहली क्लास के अंदर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा है कि व्यवस्था क्यों जरूरत पड़ी, व्यवस्था की किस लिए व्यवस्था, किस लिए नियम और रूल का क्यों संविधान की जरूरत पड़ी, ये सारी की सारी बातें हमने वहां पे क्लियर कर रखी है। यहां पर जो बात है वो ये है कि जब हमारी संविधान सभा ने काम करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले देखिए, मैं यहां पे एक बात बता देता हूं आप लोगों को, जब कोई बड़ा काम होता तो बहुत सारे लोग उसको मिलकर के उस काम को अंजाम देते हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम बनता भी है। अब देखिए यहां पर एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि भारत का संविधान कैसा हो, भारत का संविधान किस प्रकार से लोगों की रक्षा करे, कानून के तहत रखे, वो सारी की सारी एक बहुत बेस्ट संविधान बनाने की हमारी क्या थी, कोशिश थी। और वो कोशिश किसने की, हमारी संविधान सभा ने, और वो कामयाब भी हुई। और आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ये आप लोगों को पता है। चलिए दोस्तों, बात हो रही प्रारूप समिति। तो क्या हुआ, जब काम कोई किया जाएगा, बड़ा काम किया जाएगा, तो उसमें जो लोगों का समूह होगा, तो उसमें से क्या, उस समूह में से कुछ लोगों को डिवाइडेशन कर दिया जाएगा, भाई आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। तो उसी तरीके से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो असेंबली थी, हमारी जो संविधान सभा ने जो काम करना प्रारंभ किया गया, उसमें काम करना शुरू किया, तो पहला जो काम था वो यही था कि समितियां बनाई, कि कौन सी समिति क्या काम करेगी। इसमें संघ समिति है, संघीय समिति है, इसमें राज्यों के साथ जो संबंध है वो समिति है। तो सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों की, जो प्रारूप समिति का जो काम था वो क्या था मित्रों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट काम था। और वो काम क्या था, ड्राफ्ट तैयार करना, किसका भाई, संविधान का। खाका तैयार करना, किसका भाई, संविधान का। अब देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, यदि हमें किसी पक्षी का या किसी इंसान का चित्र बनाना है, तो उसमें टफ ये नहीं है कि कलर किस किस प्रकार के भरे, उसमें जो सबसे ज्यादा टफ बात है, वो सबसे ज्यादा जो मुश्किल बात है, वो ये है कि उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो खाका है, वो किस प्रकार का बनाया जाए। कलर कोई भी भर देगा, कोई भी भरने से, इन द सेंस मेरा मतलब ये है, जो कम नॉलेज रखता है वो भी उसमें कलर भर सकता है। जो चित्रकारी की जिसके पास कम नॉलेज है, वो भी उस पक्षी के या आदमी के चित्र में रंग भर सकता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जो एक्सपर्ट है वही व्यक्ति उसका खाका वही तैयार करेगा। अगर बेस्ट खाका चाहिए तो आपको जो उसमें एक्सपर्ट है, जो बहुत ज्यादा उसमें उसकी पकड़ है। तो यही काम था को दिया गया इस समिति को, कि आप संविधान का क्या करें भाई, संविधान का एक खाका बनाएं, संविधान किस प्रकार का संविधान होगा, कैसा संविधान होगा, संविधान में क्या क्या होगा, किस प्रकार से हमारी सरकार होगी, सरकार हमारी किस प्रकार से फंक्शन करेगी। ये सारी की सारी बातें मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, वो सारी की सारी बातें इस प्रारूप के अंदर आनी थी। अब देखिए, बात आती घूम के किस में थी, मैंने बात वहां से शुरू, आपको काम समझ में आ गया कि क्या करेगी। मेरे ख्याल में जिंदगी में आप इस बात को भूलेंगे नहीं कि प्रारूप समिति का काम क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, पांडुलेखन समिति का काम क्या था। सबसे पहले बात करूंगा टोटल जो समितियां बनाई गई थी, समिति बनी, कितनी समिति बनी थी भाई, समितियां जो बनाई गई थी। अगर बड़ी समिति की बात करूं तो भाई 8 समिति थी, जिसमें मैंने नाम लिया आप लोगों की, संघीय समिति, राज्य संघीय समिति, उसके बाद मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, बहुत सारी समिति, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अध्यक्ष हैं, जवाहरलाल नेहरू भी अध्यक्ष है, इसमें BR अम्बेडकर भी अध्यक्ष हैं। तो ये सारी की सारी समितियां, ये मैं आप लोगों को क्लास में करा चुका हूं। देखिए यहाँ पे सीधी बात हो रही है, कितनी समिति भाई, समितियां कितनी है, बड़ी समिति कितनी है, 8। बड़ी समिति कितनी है भाई, 8 है। समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने बताया, जिस प्रकार से अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसी तरीके से बहुत सारे लोग मिलकर के एक अच्छे काम को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। वही वजह थी कि यहाँ पर समितियां बनाई 8। और अगर मैं छोटी समितियों की बात करूं, छोटी जो उप समिति या समितियां, तो वो टोटल 13 थी भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कंफर्म। अगर छोटी समितियों की काउंटिंग आती है तो 13 है, बड़ी समितियां बनाई गई, कितनी बनाई गई, तो 8 बनाई गई। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूं, जो ये जो पांडुलेखन जो प्रारूप समिति थी, अभी मैं यही खड़ा हूं, प्रारूप समिति थी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो मेरे मित्रों, मेरे बहनों और भाइयों, ध्यान रखना, इसके अंदर जो संख्या थी 1 + 6, सीधी बात करें तो 7 प्रारूप समिति के जो सदस्य। इसकी महत्व को समझ गए आप लोग, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट समिति थी, महत्व मैंने आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद बात करी मैंने इसकी संख्या की, तो 1 + 6, 1 का मतलब क्या है, एक अध्यक्ष होंगे भाई, एक अध्यक्ष होंगे। और अध्यक्ष कौन होंगे, वो होंगे डॉक्टर भीमराव BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये एक बहुत बढ़िया इंसान थे, इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया संविधान को लिखने के लिए। मैं बता दूं, इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इनको जो संविधान है उसके पिता के नाम से भी जाना जाता है, और इनको आधुनिक भारत का मनु,
आधुनिक भारत का मनु मनु भाई मनु भी कहा जाता है। इनके दूसरा नाम क्या है? आधुनिक। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भीमराव अंबेडकर को किस व्यक्ति को आधुनिक भारत के मनु के नाम से जाना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को क्या है? आधुनिक भारत के मनु के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा वक्ता थे, बहुत अच्छे कानून के जानकार थे और इन्होंने काफी कुछ देश के लिए किया। चलिए दोस्तों, यहीं से एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी और ले लेंगे आप। जब ये संविधान सभा में पहली बार चुने गए, कई बार क्वेश्चन आता है कि भीमराव अंबेडकर को चुनाव कहां से किया गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष हैं तो पता होना चाहिए हमारे को। ये पश्चिम बंगाल से पहली बार जब इनको चुना गया, तो कहां से चुना गया? पश्चिम बंगाल से। और बता, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जब संविधान सभा के जो मेंबर चुने गए थे, इनका जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। और जो उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थे, वो जिनमें जो अपनी विधानमंडल थे, उनके सदस्यों ने इनका चुनाव किया था। और जब पश्चिम बंगाल से जब इनको चुना गया, तो जब देश का डिवाइडेशन हुआ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और नोट कर लेंगे, देश का डिवाइडेशन किस योजना के तहत? तो माउंटबेटन योजना के तहत देश का डिवाइडेशन हुआ था। भारत और पाकिस्तान बने थे, ठीक है भाई। भारत और पाकिस्तान किस योजना के तहत बने थे? अगर ऑप्शन में माउंटबेटन योजना मिलती है आप लोगों को, तो ध्यान रखना, इस बात को भी भूलना नहीं है। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के तहत देश का क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। चलिए दोस्तों, बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो भीमराव अंबेडकर को कहां से चुना गया? पश्चिम बंगाल से। और जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तो वो जगह कहां चली गई? पूर्वी पाकिस्तान। यहां तक समझ गए आप लोग? जब वो जगह पूर्वी पाकिस्तान में चले गई, तो इनके क्या हो गया? वो जो इनकी जहां से चुना गया था, वो ऑटो सिस्टम जिनका खत्म हो गया, तो इनको दोबारा से चुनाव लड़ाया गया। और दोबारा से जब इनको चुनाव लड़ा करके जो मेंबर बनाया गया, वो पूना से। आपसे पूछा जाएगा भीमराव जो अंबेडकर थे, वो कहां से चुने गए थे? तो मित्रों, वो पूना से चुने गए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और डेप्थ क्वेश्चन है, लेकिन वैसे बेसिक भी मैं इसको मान सकता हूं मेरी तरफ से, लेकिन आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। स्टैटिक जीके के टाइप में भी बात बनती रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये भीमराव अंबेडकर के लेकर के 2-3 बातें होंगी। आधुनिक भारत का मनु, संविधान का पिता, और इनका जो चुनाव हुआ तो वो पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था, एंड देन आफ्टर उसके बाद क्या हुआ? पूना से इनको चुन करके एक सीट खाली कराई गई और पूना से इनका चुनाव कराया गया और इनको संविधान सभा में शामिल कराया गया। चलिए दोस्तों, ये क्या है? भीमराव अंबेडकर क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जब एक बंदा, एक जो सदस्य है भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष के तौर पे, उसका आप लोगों को पता लग गया। अब देखेंगे दोबारा से हम क्वेश्चन के ऊपर, फिर इस लाइन के ऊपर आएंगे कि समिति में डीपी खेतान, इसका मतलब ये था भाई डीपी खेतान भी समिति में थे। इज दैट क्लियर? जो क्वेश्चन आपके सामने है, डीपी खेतान भी कहां थे? समिति में थे। किस स्थान पर किसको चुना गया था? यानी कि डीपी खेतान क्या थे? वो समिति के अंदर थे, बट बाद में वो चले गए और उनकी जगह पर किसको चुना गया? ये अपने जो टीटी कृष्णामाचारी हैं, इनको चुना गया। ये हमारा आंसर है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो यहां पे ध्यान ये देना है कि डीपी खेतान का क्या हुआ भाई? आप लोगों के लिए बता दो, डीपी खेतान की क्या हुई? मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। इनका क्या हो गया? डेथ हो गई, मृत्यु। डीपी खेतान की मृत्यु होने पर क्या हुआ? टीटी कृष्णामाचारी को उनकी जगह पर चुना गया। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? अब चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूं संख्याओं की, कि कैसे 6 बंदे और 6 जो लोग और थे, 1+6 की जो मैंने बात करी थी। तो एक तो क्या हो गया? गोपाला स्वामी अयंगर एक हो गए। उसके बाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। तीसरी बात करूं मैं, के.एम. मुंशी, ये भी ये भी क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। यहां पर एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, और ध्यान क्या रखनी है? एकमात्र कांग्रेसी, एकमात्र कांग्रेसी। आपसे ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी कौन थे, तो वो कौन थे भाई? वो थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो साहब थे, वो एकमात्र कांग्रेसी थे। उसके बाद टीटी कृष्णामाचारी, यानी कि 4, और एक भीमराव अंबेडकर 5। अब आप लोगों के बच गए 2 मेंबर। 2 मेंबर और कौन से थे? बड़े ध्यान से सुनेंगे भाई। 2 मेंबरों में एक मेंबर बच गया, कौन आपका? सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। दोस्तों, यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला को लेकर के, एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? तो सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम भाई। ओके, लास्ट बच गया आपके, एक और बच गए हैं, 6 हो चुके हैं आप लोगों के सामने। 7वें हैं आपके भाई। 7वें जो बचे हैं वो मेरे हिसाब से नहीं हैं एन माधवराव,
जो सातवें जो व्यक्ति रहे थे वो कौन थे? एन माधव राव। अब इस एन माधव राव को भी हमने बड़े ध्यान से देखना है और नोट करना है दोस्तों, और याद रखना है, भूलना नहीं है। जिस प्रकार से ये प्रारूप समिति में डीपी खेतान के स्थान पर किसको चुना गया था, इसी तरीके से अगर यहां पर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रारूप समिति में एचएल मित्र के स्थान पर किसको चुना गया था, एचएल मित्र, एचएल मित्र। अब ध्यान रखना भाई, एचएल मित्र भी कोई व्यक्ति था जो क्या था, जो प्रारूप समिति के सदस्य रहे, एचएल मित्र। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है, या ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एन माधव राव को किसके स्थान पर चुना गया था। समझ गए आप लोग? तो इसी क्वेश्चन में मैं अलग से क्वेश्चन नहीं दूंगा, इसी क्वेश्चन में आप लोग राइट डाउन करेंगे। आप लोगों को पता है कॉपी पेन आप लोग निकाल चुके होंगे, नहीं निकाल चुके हैं तो थोड़ा सा आप कष्ट करेंगे, अपने लिए कष्ट करेंगे और कॉपी पेन निकाल करके राइट डाउन करेंगे, साथ के साथ करेंगे तो बेस्ट रहेगा। मेरा समय बचेगा, आप लोगों का समय बचेगा। मैंने पीछे जो अपनी फर्स्ट क्लास थी, मैंने कोशिश करी थी प्रोजेक्टर पे देने की आप लोगों को, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू थे वॉइस के, और उससे संबंधित मेरे पास कुछ कमेंट्स आए, मैसेज आए बच्चों की कि सर थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही है। इस बात को लेकर के मैंने यहाँ पर आप लोगों को कराने की कोशिश करी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एन माधव राव किसकी जगह पर एल मित्र, एचएल मित्र। अब ये एचएल मित्र कहाँ चले गए भाई, समस्या है। एचएल मित्र ने रेजिग्नेशन दिया भाई, इन्होंने क्या दे दिया, रिजाइन दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन। कहां से रिजाइन दिया भाई इन्होंने? संविधान सभा की जो समिति थी, कौन सी समिति? प्रारूप समिति। मेरे दोस्तों, प्रारूप समिति से इन्होंने रिजाइन दे दिया। क्यों दे दिया भाई? क्या नाराज थे काम से? नहीं मेरे मित्रों, ये क्या था मेरे भाइयों, ये इनको क्या, इनकी तबीयत खराब हो गई, ये स्वास्थ्य कारणों। आप इसको वीकेंड से हम ऐसे लिखेंगे कि हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज के चलते इन्होंने क्या किया, हेल्थ इश्यूज के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो स्वास्थ्य कारणों के चलते एचएल मित्र ने इस्तीफा दे दिया और एचएल मित्र की जगह पर किसको चुना गया? एन माधव राव को चुन लिया गया। समझ गए भाई? चलिए, अब जब समझ चुके हैं, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद फिर हमें अपने आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बात करी प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति के कितने मेंबर थे? प्रारूप समिति में 4 मेंबर थे, 1 + 6, 7 लोग शामिल थे। भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर को कहां से चुना गया था? पूना से चुना गया था। पहले पश्चिम बंगाल से चुना गया था। उनको क्या बोला जाता? आधुनिक भारत का मनु बोला जाता है, संविधान का पिता बोला जाता है। बहुत अच्छे वक्ता थे, प्रवक्ता थे, बहुत अच्छे कानून के जानकार भी थे। और साथ ही बात करूं मैं, इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 19 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और मोस्ट इंपोर्टेंट समिति थी। और इस समिति छोटी, टोटल समितियां 8 थी, और बड़ी समितियां टोटल जो बड़ी समिति थी 8 थी और छोटी समिति 13 थी। ये मैं आप लोगों के सामने जिक्र कर चुका हूं। उसके बाद टीटी कृष्णामाचारी को डीपी खेतानी की मृत्यु होने के बाद उनकी जगह पर चुना गया था। एन माधवराव को एचएल मित्र, जिन्होंने स्वास्थ्य हेल्थ इश्यूज के चलते हुए अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, उसके बाद इन्होंने काम किया। चलिए दोस्तों, या तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर आपने राइट डाउन करना था, प्लीज राइट डाउन करेंगे। मैं अपने अगले क्वेश्चन पे चलूंगा भाई। चलिए दोस्तों, आप लोग लिख चुके होंगे और मैं इसको बोर्ड को रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हैं। आप लोग अगर इंटरेस्ट से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आई थिंक रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी पॉलिसी रहती है जब भी मैं क्लास लेता हूं तो क्लास के दौरान एक क्वेश्चन को कम से कम 4 बार आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रहती है मेरी। अब कुछ लोग ये सोचते हैं सर रिपीटेशन पे बड़ा जोर रखते हैं। हाँ भाई, रिपीटेशन ही तो है जो आपकी जिंदगी को बदली करेगा, जो आपकी लाइफ को जो रिपीट करोगे बार बार, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। टफ से टफ टॉपिक को यदि रिपीट किया जाता तो उससे ज्यादा आसान कोई टॉपिक नहीं होता दोस्तों। इसीलिए बोला गया है, करत करत अभ्यास के रड़बत हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये मैंने लाइन अपनी पिछली क्लास में भी बोली थी, अब बता रहा हूं कि जिस प्रकार से बार बार आने और जाने से जो एक सिल होती है, पहले कुआं होता था, कुएं के ऊपर जैसे वो रस्सी आती और जाती है तो उस रस्सी से पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है। इसलिए मैं इसका बार बार रिपीटेशन करता हूं। ये मेरा मंत्र है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और अगला जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, आप लोग मेरे साथ साथ राइट डाउन करेंगे। और वो जो क्वेश्चन है वो दोस्तों वही है, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? आप क्वेश्चन लिखेंगे, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है आप लोगों का 26 जनवरी 1950,
1950, बी है 26 नवंबर 1949। उसके बाद आपका सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। और जो डी ऑप्शन रहेगा आपका, वो जो डी ऑप्शन है वो है 13 दिसंबर 1946 पे। ओके दोस्तों, देखिए वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अपने अंदर गागर में सागर भरने वाली बात ये क्वेश्चन कर रहा है। जैसे ही बोर्ड के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, एक बार रिपीट करता हूं, आप देख लेंगे और इसमें आपको आंसर सबको पता है, लगभग पता है, ठीक है। लेकिन पता होते हुए भी कई बार आप गलत कर जाएंगे, उस बात के ऊपर मैं बात करूंगा। आपको अच्छे से पता है लेकिन फिर भी आप गलत कर जाएंगे, उस बात के ऊपर मैं बात करूंगा। चलिए दोस्तों, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? सबसे पहली बात मैं करूं, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, सबको पता है, बहुत बढ़िया बात है। अगर यहां पे यह आ जाए, अगर ऑप्शन में यह आ जाए कि संविधान लागू कब हुआ, देन आपका आंसर क्या रहेगा? संविधान लागू कब हुआ, और ऑप्शन में दोनों डेटें रहेंगी, 26 जनवरी 1950 रहेगी, 26 नवंबर 1949 अगर आ जाता है, दोनों ऑप्शन आ जाए और संविधान में पूछा जाए, इस पूर्ण को हटा दिया जाए और पूछा जाए संविधान कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, देन आपका जो आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि अंतरिम रूप से जो संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर यह पूछा जाए कि संविधान को अपनाया कब गया, बड़े मतलब तीसरा जो है संविधान को, भाई संविधान को अपनाया कब गया, अपनाया कब गया, संविधान को अपनाया कब गया? बड़े ध्यान से सुनना भाई, आप पता होते हुए भी गलत करेंगे। ये आपका यही है 26 नवंबर को। संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर को। लागू कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ? देन 26 नवंबर। संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? देन आपका है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने बड़े सिंपल सी भाषा में है, और क्वेश्चन बनाने वाला देखिए, आजकल जो आप लोगों का पेपर जो सेट होंगे और जो हो रहे हैं पीछे, जो पेपर सेटर है वो इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन डालते कि एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर आप तब दे पाए जब आपको 10 क्वेश्चनों के आंसर पता हो। वहां से वो क्वेश्चन को उठाते हैं जब आपने 10 क्वेश्चन उसके आसपास के पढ़ रखे होंगे, देन यू कैन एक्सप्लेन एंड गिव आंसर। अदरवाइज तो आप लोगों को पता ही है, आप चाह करके भी, आपको पता होते हुए भी आप उसको बाय मिस्टेक गलत करें, घर आके फिर पता लगे अरे यार ये था इसका जवाब। नहीं मेरे मित्रों, आप बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। तो यहां पर मैंने जो जिक्र किया 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत में पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से क्या संविधान लागू हो गया। बड़े ध्यान से सुनना भाई, यहां पे क्या हुआ? स्वतंत्र जो पूर्ण रूप से संविधान क्या हुआ? पूर्ण रूप से लागू हो गया। पहला काम आप लोगों के सामने हो चुका है। दूसरा काम और भी हुआ भाई। दूसरा काम क्या हुआ? जो डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा था वो भी यहां पर क्या हुआ? समाप्त हो गया। डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा था, जो दिया हुआ था भारत को डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है भाई, ये 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूं मैं। एंड देन तीसरा जो काम हुआ वो मेरे भाइयों क्या हुआ? क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या हो गया? भारत शासन अधिनियम 1935 खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। हाँ भाई, ठीक है। एंड देन एक काम और हुआ, यहां पर मैं एक बात और बता देता हूं आपको। यदि आप लोगों से यह पूछा जाए कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935। और बता दो मेरे दोस्तों, यहां से लगभग 250 जो एक्ट थे, जो रूल्स थे, 250 से ज्यादा जो एक्ट यहीं से लिए गए हैं। ब्रिटेन वालों ने बनाया था, ब्रिटेन का हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है।
ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 250 के एक्ट से यूं की यूं उठा ली, या तो यूं के त्यों उठा लिए, या उसमें हल्का फुल्का चेंज करके उनको उठा लिया गया और कहां कर दिया, संविधान में शामिल कर दिया। ऐसा नहीं है उनको रीडिंग नहीं किया गया, उनके ऊपर एनालिसिस नहीं किया, नहीं दोस्तों, यहां पे फिर कॉपी पेन उठाएंगे आप। बता देता हूं, जो हमारे संविधान के जो रचनाकार थे, संविधान जो लिखने वाले थे, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें थी। उन्होंने कम से कम 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। बता देता हूं मैं आप लोगों को। दूसरी बात, जो प्रारूप समिति थी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था, 114 दिन तक बहस चली उसके ऊपर, डिबेट हुई है उसके ऊपर, 114 दिन तक डिबेट हुई है। और संविधान बनने में जो हमारा समय लगा था, 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन। ऐसे ही अगर कॉपी करते तो इतना समय नहीं लगता। तो मैं इस बात को जरूर बोल रहा हूं कि प्रभाव जरूर रहा है, लेकिन उसके ऊपर विश्लेषण किया। हमारी जो टीम थी, हमारी जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सदस्य थे, उन्होंने गहन अध्ययन किया। और इस पर जो खर्च आया था, लगभग अगर राउंड फिगर लेते तो 64 लाख, अदरवाइज 63,96,729 रुपए का खर्चा हमारा संविधान के ऊपर पड़ा था। 63,96,729 राउंड फिगर में अगर आप लिखना चाहें तो 64 लाख रुपए उसमें लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे ज्यादा ये 26 जनवरी की बात हो रही है। और मित्रों, जो सबसे बड़ी जो बात थी मेरे भाइयों, वो क्या थी? वो ये थी कि आज से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। यानी कि गणतंत्र दिवस का प्रारंभ हो गया भाई। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। रिपब्लिक। आपसे पूछा जाएगा पहला रिपब्लिक डे कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हम किस रूप में मनाने लगे? रिपब्लिक डे के रूप में हम इसको मनाने। अब रिपब्लिक क्या? गणतंत्र। एक बार पीछे जो क्लास हुई इसमें मैंने जिक्र किया था, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। जहां पे हेड ऑफ नेशन का जो चुनाव होता है, जिस देश के अंदर या जिस कंट्री या जिस स्टेट के अंदर हेड ऑफ नेशन का चुनाव जनता करती है, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो कोई मैटर नहीं करता है। जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव किया जाता है, चुना जाता है, वो क्या है? गणतंत्र है। जैसे मैंने बोला कि जो शासन अधिनियम था, ये ब्रिटेन वालों ने बनाया था, इसका 250 एक्ट लिए गए, और ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि वहां पर राजा क्या है? पैतृक रूप से राजा का पद दिया जा रहा है। और यहां पर हमारे जो हेड ऑफ नेशन है, कौन होते हैं हेड ऑफ नेशन? एक क्वेश्चन और बन जाता है आप लोगों के लिए, हेड ऑफ नेशन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति जो हेड ऑफ नेशन है, उनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा। इनका क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत इनका क्या होता है? चुनाव होता है। हमारे जो हेड ऑफ नेशन है, और हेड ऑफ नेशन कौन है? राष्ट्रपति। यहीं पर एक क्वेश्चन और निकल करके आ जाता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? तो वो भी मेरे भाई लिख लेंगे आप लोग। हेड ऑफ गवर्नमेंट किसको माना जाता है? तो पीएम साहब, जो प्रधानमंत्री। जो आज की डेट की बात करूं तो मैं विश्व के अंदर ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जैसा, जिसने हमारी 135 करोड़ जनता को जो सिक्योर किया। जो आज की बात करूं, अगर मैं आज 22 अप्रैल 2020 की बात करूं, मैं जो लॉकडाउन किया, सरकार इतना खर्चा वहन करके, और जो इस कोरोना नामक वायरस से या जो कोविड-19 नामक बीमारी से लड़ाई लड़ रही है, लड़ाई मेरे मित्रों ये बहुत लंबी चलनी है। ध्यान रखना, इस बीमारी के चक्कर में अपने टारगेट नहीं बोलने हैं। कभी ये सोचे कि चल ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने के लॉकडाउन और उसके बाद फिर ऐसे हो जाएगा, नहीं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री अनाउंस कर चुके हैं इस बात को लेकर के कि ये लंबी लड़ाई और ये रहेगी लंबी लड़ाई। जैसे वो गीत था ना, बोले 4 दिनों का प्यार हो रब्बा फिर लंबी जुदाई, ऐसे ही है। तो इसको कोविड-19 को हल्के में नहीं लेना है, ये बड़ा लंबी लड़ाई है। और इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री साहब का जो योगदान रहा है, आई हैव नो वर्ड फॉर मोदी साहब। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बखान नहीं कर सकता उनके बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने 135 करोड़ जनता को सिक्योर किया। कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े लोग जिन्होंने घुटने टेक दिए, और यहां पर हम सीना तान के खड़े हैं। चलिए दोस्तों, उनको सलाम करते हैं और मैं सल्यूट करता हूं उनको। यहीं से मैं बात करूं गणतंत्र, तो रिपब्लिक, भारत एक रिपब्लिक है। और जो मैंने यहां पर आप लोगों को बताया, जो ब्रिटेन है वो रिपब्लिक नहीं है। तो हमारा जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 से हम इसको मनाते आ रहे हैं। ठीक है। यहां पर एक और कैंसिल हुआ। कौन सा? एक एक्ट और कैंसिल हुआ। कौन सा एक्ट कैंसिल हुआ? नंबर 5 पे आप लोग राइट डाउन करेंगे। ये एक्ट था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये एक्ट भी यहां पर क्या होगा? कैंसिल होगा। भारत स्वतंत्रता
अधिनियम 1947 नामक जो एक्ट था, ये भी यहाँ पर क्या हो गया, निरस्त हो गया ऑटो सिस्टम से, या खत्म हो गया, या इसको क्या कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर प्रीवी काउंसिल जुडिशियल जो एक्ट थे, जुडिशियल से संबंधित जो एक्ट थे वो लागू रहे। ध्यान रखना भाई इस बात को, जुडिशियल जो एक्ट थे वो लागू रहे हैं। ये 26 जनवरी 1950 को ये कार्रवाई पूरी की पूरी हुई है, मोटी मोटी, जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है दोस्तों, ये आप लोगों ने याद रखनी है। चलिए भाई, बात हमने करी थी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 का मैंने आप लोगों को बता दिया, हमारा अंतरिम रूप से संविधान लागू हो चुका था, और इस दिन 16 एक्ट लागू हो चुके थे भाई। 16 एक्ट, कितने एक्ट लागू हो चुके थे आपको बता देता हूँ, कहीं 15 एक्ट लिखे मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन मैं अपनी जो कंसेप्चुअल सीरीज थी उसमें मैंने लिखा है था आपको 16 एक्ट, और 16 के 16 एक्ट मैंने डिफाइन करके आप लोगों को बताया था, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, समय नहीं है भाई। उसके बाद बात करूँ मैं, 16 एक्ट लागू हैं, साथ ही बात करूँ मैं आप लोगों से कि जो यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एक क्वेश्चन जो निकल आता है, जो आप लोगों के लिए बन के आता है, संविधान सभा जब बनी थी, संविधान सभा कितने काम थे भाई? संविधान सभा के 2 कार्य थे। नंबर 1, संविधान सभा क्या करेगी? संविधान सभा क्या करेगी भाई? संविधान का निर्माण करेगी। चलिए दोस्तों, एक बार थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे भाई जल्दी से, या फिर आपने जो स्क्रीनशॉट लेना वो जल्दी लीजिए ताकि समय खराब नहीं हो आप लोगों का। चलिए भाई, आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे, नहीं कर चुके हैं तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लेना और देख लेना भाई। बाकी आप लोगों ने कसम खा रखी है कि सर की क्लास में कॉमेंट्स हमने देने ही नहीं है, या तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी है या फिर बिल्कुल ऊपर से जा रही है। अगर ऊपर से जा रही है तो थोड़ी हाइट बढ़ाओ अपनी। हाइट किसकी बढ़ानी? शरीर की हाइट बढ़ानी, बात नहीं कर, अपने माइंड की हाइट बढ़ाना और कैच करने की कोशिश करना जिसको, क्योंकि यहां पर जो ये यूनिक क्लास है, यूनिक क्लास का मतलब ये होता है एक क्लास और सब लेवल को टच करे। इसमें एमटीएस, सीजीएल, एसएससी लेकर के, एचएससी लेकर के, हरियाणा का अलग लेकर के सारी, और मैं बात करूं पॉलिटी नेट तक की, यहां पर आप लोगों को टच कराया जा रहा है। जिसको जितना मटेरियल चाहिए, दुकान से जितना माल चाहिए, माल पूरे अवेलेबल हैं, जिसको जितना चाहिए आप पिक करिए। ये जैसे वो शॉपिंग मॉल नहीं होता, उसके अंदर सब कुछ मिलता है, वही क्लास है ये। सारे लेवल आप लोगों के सामने है दोस्तों, काफी बार बताता हूं। चल छोड़िए उस बात को, आप लोग नहीं समझेंगे और समझ गए तो डू दी बेस्ट। ओके, 26 नवंबर को मैंने बताया 16 एक्ट लागू हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर है। 26 नवंबर 1949 को यहां पर मैंने बात करी थी संविधान सभा, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कितने काम है? 2 काम थे भाई, जो मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो 2 काम थे, और दोनों कामों में पहला काम क्या था? संविधान का क्या? निर्माण करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल करके आएगा, ध्यान रखना भाई, संविधान का निर्माण करना। दूसरा क्या था? अंतरिम संसद, अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। अब देखो दोस्तों, मैंने 2 काम लिखे। संविधान क्या करेगी? संविधान सभा क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। दूसरा क्या करेगी? 2 काम आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट आंसर है। 2 काम के लिए मुख्य रूप से 2 काम थे भाई, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन बनकर के आ रहा है, जब संविधान लिखा जाएगा, जब संविधान लिखा जाएगा तो अध्यक्ष कौन होंगे? जब संविधान लिखा जाएगा तो अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, यह आप लोगों को पता है। 26 नवंबर 1949 वाली बात पे लेकर चल रहा हूं मैं। तो जो संविधान का जब निर्माण होगा तो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। ध्यान रखना, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, यहाँ पे जो बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, जब संसद के तौर पर काम करेगी, जब संसद के तौर पर काम करेगी कौन? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कौन? संविधान सभा। उस समय अध्यक्ष कौन होंगे? तो जीवी मावलकर। जीवी मावलकर। जीवी मावलकर क्या होंगे? जेवी मावलकर क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे भाई। जेवी मावलकर क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा ओके, यहीं से एक बात और आ जाती है भाई, यहां जब आप लोगों को पता लगा डॉक्टर और जेवी मावलकर अध्यक्ष होंगे, संसद के तौर पे काम करेगी, तब ये होंगे। अब क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया बन के ये आ रहा है कि संविधान सभा ने कब तक, दोबारा से सुनेंगे, संविधान सभा ने कब तक संसद के रूप में काम किया? ये कब तक संसद के रूप में काम किया? तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, 17 अप्रैल 19
ध्यान रखना भाई, 17 अप्रैल 1952। और यहां पर एक क्वेश्चन और पुट हो सकता है आप लोगों के सामने कि संसद की पहली बैठक कब हुई, तो 17 अप्रैल 1952 को। और नोट डाल के एक चीज और लिखना, संसद के दोनों सदनों की बैठक हुई है, लोकसभा की भी बैठक हुई है और राज्यसभा की भी बैठक हुई है। कब हुई? 17 अप्रैल 1952। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो काम किया था संसद के तौर पर, वो 17 अप्रैल 1952 तक किया था भाई। ठीक है, समझ गए? अब यहां पे अगर कोई आप लोगों के सामने इस टाइप से पुट कर दे कि दोनों काम कब तक किए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दोनों काम कब तक किए, कौन से दोनों काम, ये वाले दोनों काम कब तक किए, तो मेरे भाई ध्यान रखना इस बात को, ये जो दोनों काम हैं ये 26 नवंबर 1949 1949 तक ये दोनों काम किए। क्यों ये दोनों काम भाई? एक काम इनका खत्म हो गया। कौन सा काम खत्म हो गया इनका? संविधान का निर्माण करना क्या हो गया, इनका काम खत्म हो चुका है। यहां पर साइन हुए संविधान की, इसके ऊपर संविधान के ऊपर साइन हुए हैं, तो इनका क्या हुआ, संविधान जो था ये काम इनका खत्म हो गया। एग्जैक्ट डेट अगर आती है तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 तक इन्होंने क्या किया, दोनों काम करे। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा इसका आंसर। एंड देन मैं बात करूं कि फिर एक काम बचता है, और वो काम एक क्या बच गया, संसद के तौर पर ये कब तक काम करते रहे, 1952 तक ये लोग काम करते रहे। पॉलिटी के बहुत कहे अनकहे, सुने अनसुने क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं निकल करके। उसके बाद 24 जनवरी 1950, समय मुझे इजाजत नहीं रहे, जल्दी करूंगा भाई। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था आप लोगों को, 24 जनवरी 1950 के ऊपर मैं पिछली क्लास में बात कर चुका हूं, क्या क्या काम हुए वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। 13 दिसंबर 1946, यस दैट पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। संविधान की तीसरी बैठक थी, कौन सी बैठक थी, थर्ड बैठक। संविधान सभा की कौन सी बैठक थी भाई, ये संविधान की थर्ड बैठक थी, संविधान सभा की थर्ड बैठक थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तीसरी बैठक। तीसरी बैठक के अंदर क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहां पर रखा गया। किसने रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप लोगों को पता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा। क्या रखा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव मेरे मित्रों, जब हम कोई काम करते हैं, जिस प्रकार से यदि हम किसी की शादी की तैयारी करते हैं तो हमें खाका बनाना पड़ता है कि पहले भाई, अगर मैं बात करूं हरियाणवी लैंग्वेज में, कि भाई पहले भात नोत के आएंगे, भात नोत के आने के बाद फिर भाई अगर लड़का है तो भाई वो जो तिलक लेके आएंगे, उनकी तैयारी, जो रिश्तेदार आएंगे उनको खाना पीना, कैसे कौन कौन आएगा, कौन कौन जाएगा, तो वो एक खाका हम बरबरी तैयार कर लेते, कार्ड बनाएंगे, कार्ड छपवाएंगे, कैसे कार्ड होंगे शादी की, वो जो जिस प्रकार से तैयारी, सेम यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव में एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि जो संविधान, जिस संविधान का निर्माण करना है वो संविधान किस प्रकार से होगा, भारत की सरकार कैसी होगी, लोकतंत्र होगी, गणतंत्र होगी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, कौन सी क्रेसी होगी, वो सारी की सारी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कर दी गई थी, क्लियर कर दी गई थी। और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। संविधान सभा ने इसको मान लिया था। और 22 जनवरी 1947 को एक बात क्लियर हो चुकी थी कि ये एक शीशा दिखा दिया गया था कि आप भाई, मिरर आप लोगों के सामने रख दिया गया था। आप लोग इन द सेंस बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने एक मिरर पुट कर दिया गया था कि आप लोगों ने इस प्रकार के संविधान का निर्माण करना है। वो 13 दिसंबर को रखी गई थी तीसरी बैठक के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आगे चल करके यही उद्देश्य प्रस्ताव, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसकी प्रस्तावना, प्रेम्बल का क्या बना, आधार बना। प्रेम्बल पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेम्बल पढ़ेंगे, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर भी मैं बात करूंगा। लेकिन अब मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेम्बल का आधार क्या था, संविधान का मिरर क्या था, रखा किसने था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, और कब रखा था, संविधान सभा की कौन सी बैठक यहाँ पर थी। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये मैंने एक क्वेश्चन रखा था, और ये इससे जो जुड़ी हुई बातें थी वो सारी की सारी मैंने आप लोगों से कर दी हैं, आप लोगों के सामने पुट कर दी है। फिर भी यदि आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करेंगे। वैसे आप लोगों ने मेरी बात सुननी नहीं है, कोई बात नहीं, जियो हजारों साल, साल में दिन हो 10,000 दोस्तों। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए, और मैं ऐसे ही क्लास लेके आप लोगों के सामने आता रहूँगा। मैं होप, आशा करता हूँ भगवान से आप लोग हेल्थी होंगे, वेल्थी होंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा अपनी एक और अपनी अच्छी और बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद।